बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, परसों फैज़ाबाद धरने के तारीख़ साज मुकदमे की एक तफसीली समाअत होनी है और ये समाअत बड़ी अहम होनी है। इसके साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तान को दो नज़रियात ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। एक नज़रिया ज़रूरत और एक नज़रिया मिट्टी पाओ। और चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कह दिया है कि मिट्टी पाओ का नज़रिया अब नहीं चलेगा। और ये वही बात है जो नवाज़ शरीफ साहब ने जब कही थी तो सारे उनके मुखालफिन और नाकदीन उन पर पिल पड़े थे कि मिट्टी पाने के बजाय ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने धरना केस की गुज़श्ता रोज़ की समाअत में ये कहा कि दूसरी जंगी अज़ीम में तो 80-80 साल के बूढ़े फ़ौजियों को भी बाद अज़ा जंगी जराइम के तहत सज़ा दी गई, जिन्होंने होलोकास्ट किया था या जिन्होंने जंगी जराइम किए थे। हिटलर की फ़ौज का जिक्र हो रहा था तो उसके हवाले से उन्होंने बताया। तो ये अब एक हौसला अफजा चीज़ है कि ये नज़रिया मिट्टी पाओ भी अब मिट्टी में दफन होने वाला है। इस मौजू में हम इस बात पर भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो मूड है वो तो नज़र आ गया है, फ़ौज का मूड क्या है। और दूसरा हमारा मौजू मकबूलियत का एक सर्वे अंसार अब्बासी साहब ने अपने अखबार में छाप दिया है, जिसकी कोई वर्थ नहीं थी और जिसका झूठ उसके मुंदरजात से ज़ाहिर है। इससे साबित हुआ कि हर दीनदार आदमी दियानतदार हो ये ज़रूरी नहीं है। दीनदार आदमी बददियानत भी होते हैं। हमने बहुत मरतबा देखा है कि हाजी साहब नमाज़ें पढ़ते हैं, तस्बीह ज़िक्र करते हैं और हर वक्त वो उनके हाथ में तस्बीह होती है, लेकिन वो डंडी मारते हैं, जाली माल बेचते हैं, 2 नंबर बेचते हैं, महंगाई करते हैं, धोखा देते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अंसार अब्बासी साहब की दीनदारी भी इस सर्वे को छापने से ज़ाहिर होगी, क्योंकि इस सर्वे में खुली बेईमानियाँ, एक तो होता है छुपी बेईमानियाँ बड़ी कारीगरी से, ये एक ऐसा सर्वे है जो गधों की पार्टी के लिए करवाया और उसे फिर अंसार अब्बासी के ज़रिए छपवा दिया। और ये तीनों मौज़ूआत जो हैं, फिर इसके अलावा PTI के मकबूलियत के ढोल का पोल हर वक्त खोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये ढोल जो है मुसलसल बजाया जा रहा है और कई लोग इनके भर्रे में आ भी जाते हैं। तो नाज़रीन, ये जो धरना केस आज से 4-5 साल पहले एक धरना जनरल फैज़ ने करवाया था और हुकूमत को बेबस करके रख दिया था। नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी और शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत चल रही थी, तो उस हुकूमत को बेदस्तोपा करने के लिए ये धरना कराया गया। और इस धरने में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ था। वाक़या ये हुआ था कि पुलिस ने इस धरने को उखाड़ फेंकने के लिए एक्शन शुरू किया और सब लोग ये कह रहे थे और नज़र आ रहा था कि धरना उखड़ जाएगा। धरने वालों के पाँव उखड़ गए थे, चंद 100 लोग थे वो भाग निकले थे और लग रहा था कि अभी चंद मिनट में ये मसला हल हो जाएगा, जिसने इस्लामाबाद को मफलूज करके रखा हुआ था। चंद 100 अफराद ने अपनी ब्लैक मेलिंग की पावर से इस्लामाबाद को मफलूज कर दिया। तो पुलिस इस धरने को उखाड़ फेंकने में कामयाब होने ही वाली थी कि अचानक फ्राम नोवेयर कुछ 100-150 ट्रेड किस्म का आदमी निकला, जिनके पास ऐसे हथियार थे जो पुलिस के पास भी नहीं थे। उन्होंने पुलिस पर लाठीचार्ज किया, पुलिस पर शेलिंग की और पुलिस को पसपा कर दिया और धरना फिर वहीं आकर जम गया। और जब तक फिर उसके नाजायज़ मुतालबात, वज़ीरों के इस्तीफ़े वगैरह वगैरह सारे पूरे नहीं हो गए, वो धरना ख़त्म नहीं किया गया। और उस धरने को जनरल फैज़ ने मुनज़्ज़म करवाया था और उसके पीछे ज़ाहिर चीफ़ का हाथ था, लेकिन ये मामला दब नहीं सका और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में एक बेंच ने इसके ख़िलाफ़ एक तारीख़ साज़ फ़ैसला दिया, जिसमें उन्होंने उन अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया जो सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, एजेंसियों के लोग, फ़ौज के लोग, और वाज़ेह अल्फाज में एक एक्शन का आर्डर उनको दिया गया। लेकिन आर्डर को कबूल करने के बजाय इन्होंने उसके ख़िलाफ़ नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें कर दी। बाद में इमरान खान की हुकूमत आ गई, उन्होंने वफाक की तरफ से भी दरख्वास्त दायर कर दी और फिर 3 चीफ़ जस्टिस गुज़रे, तीनों के दौर तक वो नज़र-ए-सानी की अपील लग नहीं सकी, क्योंकि सबको पता था कि नज़र-ए-सानी की अपील खारिज हो जाएगी, फ़ैसला बरकरार रहेगा। वो जस्टिस गुलजार, उससे पहले खोसा, फिर उसके बाद बिंदियाल, इन तीनों नासूरों ने ये 4.5 साल तक इस मुकदमे को
बंद किए रखा, मुअत्तल किए रखा, इस पर फैसले पर अमल दरामद होने से रोके रखा। और अब जबकि बिंदियाल नामी नासूर से जान छूटी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बने, तो उन्होंने पहले जो 2-3 काम किए उनमें से एक ये भी था कि इस धरना केस को खोल दिया, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ हुकूमत और इदारों की रिट पिटीशनें, नज़र षानी की दरख्वास्तें फ़ाइल थीं और उन्होंने फ़ैसला किया कि अब इनको सुना जाए। लेकिन हुआ ये कि ये दरख्वास्तें फिर इदारों ने वापस ले ली, हुकूमती इदारों ने वापस ले ली। जो PTI थी उसने तो फिर देखा कि ये छितरौल होने वाली है, तो उसने भी वापस ले ली। शीदा टल्ली जो है वो गायब है, इसलिए उसकी तरफ से दरख्वास्त वापस नहीं ली गई, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अदालत ने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया कि ये दरख्वास्तें जो नज़र षानी की वापस ली गई हैं, क्या इनको वाकई वापस कर देना या समाअत जारी रखनी है। दोनों सूरतों में फ़ैसला एक ही आना है। और फ़ैसला क्या आना है? एक तो फ़ैसला ये आएगा कि जो फ़ैसला पिछली मरतबा किया गया था वो कायम है, महफूज है, उस पर अमल दरामद किया जाए। और दूसरा फ़ैसला ये मुतवक्को है कि अब तक अमल दरामद ना होने के ज़िम्मेदार कौन हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये फ़ैसला भी आए, लेकिन ये आ सकता है कि वो अमल दरामद, एक तो अमल दरामद की रिपोर्ट मांगी जाएगी, अमल दरामद करवाया जाएगा, और कल अटार्नी जनरल ने कह दिया कि हाँ हम इस पर अमल करेंगे। 1 महीने की मोहलत उनको दी गई है कि इस 1 महीने में फ़ैसले पर अमल भी होगा और इंक्वायरी भी होगी कि कौन कौन ज़िम्मेदार है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। लेकिन दूसरा हिस्सा जिसको मैंने कहा कि मुतवक्को है, वो एक पॉजिटिव कार्रवाई हो सकती है कि अब तक इस पर अमल दरामद ना होने के ज़िम्मेदार कौन है, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन हो सकता है। और इस एक्शन में जनरल फैज़ समेत कई फ़ौजी अफसर आएंगे, और जनरल फैज़ जो उस वक्त बाद अज़ा तरक्की करके लेफ्टिनेंट जनरल बन गए थे, उनकी डिमोशन हो सकती है बैक डेट में, यानी उनसे ये एजाज़ छिन जाएगा कि वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और उनको सज़ाए कैद भी हो सकती है, कुछ दूसरे अफसरों को भी। और इसमें इनडायरेक्ट जनरल बाजवा साहब भी जद में आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी किस्म का वाक़या होगा, और इसके नतीजे में मिट्टी पाव वाला जो तस्वर पाकिस्तान में एक कल्चर बन गया था कि वारदात करो और मिट्टी कराओ, मिट्टी पाओ, जिस तरह एक कल्चर ये बन गया कि हुकूमत से कर्जा लो और फिर बाद में ख़ुद को दिवालिया करके, बल्कि ख़ुद को दिवालिया किए बगैर भी हुकूमत के साथ साजबाज करके उसे माफ़ करा लो। पाकिस्तान में लूट मार का ये कल्चर भी चलता रहा है, और मिट्टी पाने का मतलब ये होता है कि जो हो गया सो हो गया। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इशारा कर दिया कि ना सिर्फ ये इस धरने का सारा हिसाब किताब होगा, बल्कि मुशर्रफ के दौर में जब MQM ने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के जुलूस पर फायरिंग करके 55 अफराद को हिलाक कर दिया था, वो केस भी मिट्टी में दबा हुआ बाहर निकल रहा है। ये एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान में तब्दीली आई है, जिसकी लोगों को तवक्को नहीं थी। लेकिन अब जैसा कि हमने देखा कि पिछले 4 साल में कुछ चीज़ें इस तरह से तब्दील हुई हैं जिस तरह जमहूरियत पसंद लोग चाहते थे, लेकिन उनको कभी तवक्को नहीं रही कि ये इस तरह हो सकता है। अब इस तरह होना शुरू हो गया है। इसके बाद फ़ौज में सियासत का किरदार इस तरह नहीं रहेगा जिस तरह के अब तक रहा है। नाज़रीन, यहाँ अब हर कोई सवाल उठा रहा है कि अदालत जो करना चाहती है, जो करने वाली है, वो तो नज़र आ गया, फ़ौज क्या करेगी। तो इसमें एक मोटी सी बात आप जहन में रखिए, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी गई है, हो सकता है आप भी इस नतीजे पर पहुंच चुके हो मेरा प्रोग्राम देखने से पहले ही। वो ये है कि हुकूमत, ये निगरान हुकूमत है, ये किसी मुस्लिम लीग नून की, PTI की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। इस हुकूमत ने और हुकूमती इदारों ने जो नज़र षानी की दरख्वास्तें हैं, रिव्यू पिटीशनें जो हैं, वो वापस ले ली हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये मतलब बड़ा सीधा है कि कंसेंट के साथ ये सारा काम हुआ है कि हाँ, रिव्यू पिटीशंस वापस लेने का मतलब ये ऐलान करना है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त था, दुरुस्त है, हम इसको दुरुस्त मानते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है कि जिस पर नज़र षानी की जाए। ये एक अपनी जगह एक इतना अहम वाक़या है कि बजाय इसके कि उन पिटीशनों पर बहस होती और फिर कोई फ़ैसला सुनाया जाता जिसमें चीज़ें कई ताख़ीर का शिकार भी हो सकती थी, कंट्रोवर्शियल भी हो सकती थी,
इन लोगों ने फैसला किया कि ये नज़र षानी की दरख्वास्तें वापस लेकर ये तस्लीम कर लिया जाए कि आपका फ़ैसला दुरुस्त था, हमने जो अपील दायर की वो गलत दायर की। अब इसका हिसाब भी तो होगा बहरहाल, लेकिन इसका हिसाब इनडायरेक्ट होगा, इसलिए कि दरख्वास्त वापस ली मौजूदा हुकूमत ने, दायर किसने की थी? साबिक़ हुकूमत ने। तो ज़ाहिर है उसके कसूर की सज़ा इस हुकूमत को नहीं मिलेगी, उसी को मिलेगी जो उस वक्त हुकूमत में था। और ये चीज़ भी एक अपनी जगह बड़ी माने खेज़ है। गोया कि ये जो बॉक्स खोला है एक मसाइब का, ये भी PTI की तरफ ही जाएगा और उन लोगों की तरफ जाएगा जो PTI को चलाते रहे। और फ़ौज का एक ख़ास जहन बन चुका है। वो जहन ये है कि हमने अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी, सिवाय इस बात के जिसका एतराफ़ हमें गोल मोल अल्फाज में करना पड़े या सीधे अल्फाज में। वो ये है कि जो गंद बाजवे ने और फैज़ ने और रहील शरीफ ने और जनरल पाशा ने और जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने और वो जो आसिम बाजवा ने और गफूरा ने मिलजुल कर डाला था, उस गंद को तो फ़ौज ने साफ़ करना ही करना है। और फिर 9 मई के वाक़यात ने फ़ौज का ये जो मकसद था और भी आसान कर दिया, अगरचे इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। तो वो चीज़ अपनी जगह रहेगी, लेकिन बाकी मामलात में मिसाल के तौर पर मोटी सी बात करता हूँ कि इलेक्शन होने वाले हैं जनवरी में। उन इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं की जाएगी। फ़ौज की बला से उसमें पीपल्स पार्टी जीत जाए, बाप पार्टी जीत जाए, उसमें जमात इस्लामी जीत जाए, उसमें ANP जीत जाए, उसमें मुस्लिम लीग नून जीत जाए, पीपल्स कोई भी पार्टी भी जीत जाए, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। ना RT सिस्टम बिठाया जाएगा, ना उम्मीदवार अगवा किए जाएंगे, ना उम्मीदवार किसी पार्टी में शामिल किए जाएंगे। आपने देखा कि जहांगीर तरीन ने जब पार्टी बनाई तो एक गुल मच गया कि जनाब ये फ़ौज पार्टी बनवा रही है, लेकिन फिर उसके बाद उसका कोई शवाहद नहीं मिले कि ये पार्टी फ़ौज ने बनाई है। जितने लोग जहांगीर तरीन अपनी मेहनत से इस पार्टी में शामिल कर सकता था उसने किए। उसके बाद उसकी भी ताकत की जो परवाज़ थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि पीछे कोई फ़ौज नहीं थी उसके कि इस पार्टी में लोगों को शामिल कराना। वैसे भी ये वही लोग थे जिनको जहांगीर तरीन PTI में लाया था जहाज़ भर भर के, और वही फिर जब PTI पर जवाल आया तो वो फिर उन्होंने कहाँ जाना था? मुस्लिम लीग नून में एक आदमी शामिल होना था, शामिल हो गए, एक आदमी पीपल्स पार्टी में शामिल होना था, वो भी शामिल हो गए। बाकी यूँ तो जहांगीर तरीन के पास ही आना था, क्योंकि उन्हीं का वाली वारस तो जहांगीर तरीन ही था। फ़ौज किसी सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस नहीं है, सिवाय 9 मई का जो इशू है इसको आप छोड़ दें, बाकी किसी मामले में वो फरीक नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा है कि सिंध में फ़लाँ को बरसरे इक़्तिदार लाया जाएगा, बलूचिस्तान में फ़लाँ को हुकूमत दी जाएगी। भाई बलूचिस्तान में बाप पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से रब्ता किया है कि हम बाजमात आपकी जमात में शामिल होना चाहते हैं, कोई फ़ैसला इन्होंने अभी तक नहीं किया। अगर वो बाप पार्टी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाती है तो बलूचिस्तान में अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। अगर वो शामिल नहीं होती है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वहाँ नहीं बन सकती। इसी तरह पख्तूनख्वा का मसला है, इसी तरह सिंध का मसला है। तो ये तो सारा जो इनकलाबी तनाजुर है आपने देख लिया, और अभी आप देखेंगे यकम को बहुत अहम समात है, और हो सकता है कि यकम ही को कोई फ़ैसला आ जाए, और हो सकता है उसके बाद लंबी लंबी तारीखें नहीं पड़ेगी। कल का इजलास यानी 28 तारीख के बाद जो इल्तवा हुआ वो सिर्फ 2 दिन का हुआ है। नाज़रीन, अंसार अब्बासी ने जुलाई में कराए गए गैलप सर्वे को अखबार में एक मुस्तनद सर्वे करार देकर छाप दिया है, जबकि सबको पता है कि गैलप सर्वे कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है। ये इसका जो मालिक पहले थे डॉक्टर इजाज़ शफ़ी गिलानी साहब, अपने ज़माने में बड़े मशहूर हुआ करते थे, अब वो गोशा नशीन हो गए। तो उस वक्त ये गैलप सर्वे की साख थी और वो किसी की रूह रियायत किए बगैर नताइज जारी करता था। अब उनके साहबजादे के पास है इसकी मिल्कियत कह लें या कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और वो कट्टर किस्म के नहायत बददियानत और बदबूदार किस्म के यूथी हैं। तो होता है एक अच्छे आदमी के घर एक गलीज़ आदमी पैदा हो जाता है, तो डॉक्टर साहब के साथ भी यही हुआ, उनके घर एक गलीज़ आदमी पैदा हो गया जो झूठ बोलता है और झूठे सर्वे करता है। तो ये उससे गिला नहीं है, उसने तो पहले भी ये ऐसे सर्वे किए था, और पहले आज से 3 महीने पहले इनका सर्वे था कि इमरान खान की मकबूलियत तो 95% हो गई है।
गिला अंसार अब्बासी से है कि उन्होंने इसको ऑथेंटिक बनाकर जंग में छाप दिया, फिर उस पर प्रोग्राम भी कर दिया। अच्छा, इस सर्वे में कहा गया है कि इमरान खान की मकबूलियत 60% है, 60%। 95% से कम कर दी, ये उनकी मेहरबानी है, लेकिन 60% का मतलब भी ये होता है कि बाकी सारी पार्टियां मिलकर 40% बनती हैं, ये अकेला ही 60%। हुकूमत तो फिर इसकी 2/3 क्या 3/4 अक्सरियत ले जाएगा इमरान खान, अगर ये सर्वे सही हो। इस सर्वे की जो गधापन था इस सर्वे का, वो सर्वे करने वालों ने खुद ही इजहार कर दिया। उसकी वजह यह है कि जब गधा शेर बनने की कोशिश करता है तो वो हींकने से बाग नहीं आता, हींकने से बाज नहीं आता, और जब वो हींकता है तो सबको पता चल जाता है कि इसने भेष बदला हुआ है शेर का, ये शेर नहीं है, ये है गधा। तो इनके गैलप सर्वे वालों ने अपना गधापन ज़ाहिर कर दिया, और एक नहीं 3 मरतबा ज़ाहिर कर दिया। पहला गधापन ये कि जनाब इमरान खान के बाद दूसरे मकबूल तरीन लीडर जो है वो परवेज़ इलाही साहब है, पाकिस्तान के दूसरे मकबूल तरीन लीडर परवेज़ इलाही साहब हैं। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर शाह महमूद कुरैशी हैं, जिनको PTI का अपना हल्का भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। 2 मरतबा उनका उम्मीदवार वहाँ से आ रहा है। अच्छा चलिए, ये गधापन भी चल गया। चौथा गधापन ये किया कि सिंध में PTI के वोट पीपल्स पार्टी से ज़्यादा है सिंध में। वहाँ यानी बिलावल का कोई वोट बैंक ही नहीं है सिंध में। इस सर्वे के मुताबिक बिलावल भुट्टो का, आसिफ जरदारी का या किसी और भुट्टो का कोई वोट बैंक नहीं है सिंध में। सिंध में भी वोट बैंक है तो इमरान खान का, बलूचिस्तान में भी उसी का वोट बैंक है, वहाँ भी मेजॉरिटी इमरान खान की है, जहाँ PTI के एक मेंबर भी मुंतखब नहीं हो सकता। अगर ये सारी पॉपुलैरिटी पख्तूनख्वा की हद तक रखी जाती तो फिर भी कोई बात बन जाती, लेकिन ये 3-4 गधेपन जो इन्होंने ज़ाहिर किए सर्वे में, उन्होंने भांडा फोड़ दिया कि मियाँ शेर की खाल में ये खोता है, ये खोता है, शेर नहीं है। कि पीपल्स पार्टी सिंध में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर PTI है, और पंजाब में ये परवेज़ इलाही है। वो जनाब अभी इनकी मेहरबानी है कि वो सर्वे में ये भी कह देते, लाड़काने का भी सर्वे करवा देते, किसी पर्टिकुलर शहर का सर्वे भी करा देते, पता चलता कि लाड़काना में परवेज़ इलाही जो है वो 80% वोटों से जीत रहा है। पीपल्स पार्टी के वोट 15% है, बाकी पार्टियों के वोट 5% है। तो हमने क्या बिगाड़ लेना था, और अंसार अब्बासी साहब ने तो वो भी छाप देना था। अच्छा, यहाँ फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तो फ़ौज की रेटिंग बहुत ज़्यादा दिखाई गई है, तो अगर ये PTI का फरमाइशी सर्वे होता तो फिर फ़ौज की पॉपुलैरिटी इस तरह ना दिखाई जाती। तो भाई बात कॉमन सेंस की है कि ये उन्होंने फ़ौज का जो इजाफ़ा किया इसमें इसलिए किया कि लोग कहें कि ये PTI का फरमाइशी सर्वे नहीं है, क्योंकि अगर PTI का फरमाइशी सर्वे होता तो इसमें फ़ौज की रेटिंग कम दिखाई जाती और बताया जाता कि लोग जो हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं या फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं। फ़ौज की फेवर दिखाकर उन्होंने दरअसल इस सर्वे को संजीदा और ज़िम्मेदाराना सर्वे दिखाने की कोशिश की, लेकिन बात हुई है कि जब 4-4 मरतबा गधा शेर की खाल पहनकर हींक लगाएगा तो कौन उसको शेर मानेगा। तो जनाब ये है इसके सर्वे। और मकबूलियत का हाल आपने देख लिया कि इमरान खान को जब अटक जेल से लाया गया अडियाला जेल में, तो उससे 2-2.5 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 2.5 नहीं 3 घंटे पहले, क्योंकि खबर आ गई थी कि फ़ैसला कर लिया गया उनको वहाँ पहुँचाने का और जल्दी उसको निकाल कर वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। तो पख्तूनख्वा में PTI की तंजीम चूँकि एक्टिव है, वहाँ पाबंदियाँ नहीं हैं, क्योंकि अदालतों के पै दर पै फैसले आए कि PTI के किसी आदमी को हमारी इजाज़त के बगैर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। चुनांचे वहाँ मुराद सईद वगैरह एक आदमी रूपोश है, बाकी सारी PTI आज़ाद घूम रही है, चाहे वो सूरी हो, चाहे वो असद कैसर हो, चाहे वो जितने ही लोग हैं सब यानी आज़ाद फिर रहे हैं। वो आफरीदी हो, मोहम्मद अली खान हो, सारी PTI आज़ाद फिर रही है, सिवाय मुराद सईद और एक आध को जो मफरूर है, बाकी सारी PTI आज़ाद फिर रही है। उनकी तंजीम पर भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि अदालतें पूरी तरह प्रोटेक्शन दे रही हैं PTI को। तो उस PTI की तंजीम ने 3 घंटे पहले ही अपने तमाम वर्कर्स को ये हदायत की कि अटक पहुँचो, और जब इनकी जेल से जब ये जीप निकलेगी तो उनका इस्तकबाल करना है। और अटक है तो पंजाब में, लेकिन ये पंजाब के सरहद पर है, और पख्तूनख्वा सूबे के कई शहर जो हैं वो अटक के बिल्कुल नज़दीक है। चंद थोड़ी देर के नोटिस, 15-20 आधा मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा के नोटिस पर पख्तूनख्वा छोटा सूबा है, उसके बहुत सारे जगहों से लोग बाई रोड वहाँ अटक पहुँच सकते हैं। चुनांचे वर्करों को कॉल दे दी गई
तो जनाब 3 घंटे के बाद जब इमरान खान को बिठाकर एक गाड़ी में काफ़िला रवाना हुआ तो उसके इस्तकबाल के लिए आपने वीडियो देख ली हो, और वीडियो मेरी बनाई हुई नहीं है या किसी और की बनाई हुई नहीं है, पीटीआई के सोशल मीडिया की जारी करता वीडियो है। उसमें आप ढूंढ लें, 10 मरतबा उसको रिवाइंड करके देखें, रिवर्स करके देखें, और हर बार गिनती करें। 10 आदमी हैं, 11वां आदमी उसमें नहीं है, 11वां आदमी उसमें नहीं है। तो ये जनाब इनकी मकबूलियत की हालत है कि 60% मकबूलियत, और पुख्तूर खामिद उससे भी ज़्यादा है। और फिर जब ये काफ़िला मज़ीद 1-2 घंटे के बाद अडियाला पहुंचा तो अडियाला में कोई एक भी कारकुन पीटीआई का अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद नहीं था। तो जनाब ये तो है इनकी मकबूलियत की हालत। और नाज़रीन, ये मैं बता दूं कि अडियाला जेल में इमरान खान को अटक जेल के मुकाबले में बड़ा कमरा मिल गया है, 10 बाय 10 का। और अटक में वो छोटा कमरा था, शायद 8 का था या 8-7 का था, उससे 3 फुट बड़ा कमरा मिल गया है। लेकिन एक सहूलत छिन गई है। अटक में इमरान खान को ये इजाज़त थी कि वो बरामदे में वो जो कॉरिडोर होता है बैरकों के आमने सामने कोई दरमियान, उसमें जितनी चाहे मर्जी मटर गश्त कर लें, कैदियों से हेलो हेलो कर लें, सलाम दुआ कर लें। वहाँ आसपास तो कैदी घर कोई नहीं है, 2 कमरे इधर और 2 कमरे इधर जो खाली है, वहाँ सिक्योरिटी का अमला है। लेकिन आगे पीछे कमरे हैं, तो उनसे हेलो हेलो करें, बात कर लें और सैर कर लें, जितना चाहे दिल करे वो उसमें घूमें। लेकिन यहाँ अटक में पाबंदी है कि आपने जितनी भी वॉक करनी है, सैर सपाटा करना है, इसी 10 बाय 10 के कमरे में करना है, क्योंकि ये कमरा बड़ा है और आपकी वॉक करने के लिए काफ़ी है। तो इस बात का इमरान खान को रंज है, और उसने अपनी वकील शेर अफजल मरबत से इसका इजहार भी किया कि ये तो मेरे साथ बड़ा घपला कर दिया इन्होंने, यहाँ तो मैं कॉरिडोर में घूम ही नहीं सकता, किसी कैदी से भी इंटरेक्शन नहीं कर सकता, किसी अमले से भी इंटरेक्शन नहीं कर सकता, और ये तो मेरी यानी एक्टिविटी इन्होंने बहुत कन्फाइन कर दिया है मुझे इस कमरे में। तो ये है वहाँ अडियाला जेल में। बाकी खाबे शाबे इसको जहाँ भी पूरे मिल रहे हैं। पहले दिन ही मौसूफ ने डट कर खाया, यानी दस्तरखान का टेबल जो भी कह लें, डाइनिंग टेबल थी या जो भी जिस तरीके से भी वहाँ खाने का सिस्टम था, तो उस दस्तरखान पर डट कर बैठा है कप्तान वाला मंजर था। और आपको पता है कि खान को अगर डट कर आपने देखना हो तो खाने की मेज़ पर देखिए, ये डट कर बैठता है, डट कर खाता है। और ये एक बड़ी इसमें पॉजिटिव सी बात है कि कैद हो, परेशानी हो, खौफ हो, घबराहट हो, उदासी हो, मायूसी हो, कोई भी कैफियत हो, इसका खाना कम नहीं होता। लोगों की भूख उड़ जाती है ना किसी भी परेशानी में, किसी की खौफ में, इसकी भूख नहीं उड़ती। ये माशाल्लाह 3 आदमियों का खाना इकट्ठा एक ही टाइम में खा जाता है। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।